नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल संघर्ष द स्ट्रगल। तो संघर्ष द स्ट्रगल के आज के एपिसोड यानी कि ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का जो हमारा 61वां एपिसोड है, उसमें आप सभी का स्वागत है। आज हम माफ़ कीजिएगा, इस पेन का थोड़ा रंग कलर चेंज करना होगा। तो तो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल संघर्ष द स्ट्रगल में, जो कि ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का 61वां एपिसोड है, जिसमें हम आज बात करेंगे मृदा संरक्षण के उपाय एवं भूमि सुधार के लिए सरकार की जो कुछ योजनाएं हैं उसके बारे में। तो मृदा संरक्षण पर बात करें तो इससे पहले चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि मृदा संरक्षण या मृदा मृदा संरक्षण क्या है। अभी तक हम लोग मृदा क्षरण, मृदा अपरदन जैसी चीज़ों पर बात कर रहे थे, तो अब हम बात करेंगे मृदा संरक्षण पर। तो मृदा संरक्षण की जहाँ तक बात है, एक्चुअली होता यह है कि तेज हवा, पानी और या फिर पानी का जो तेज बहाव है, उसके अलावा जो सघन कृषि है, जैसे मानवीय कारक हैं जिनके कारण मृदा का जो ऊपरी परत है उसका नाश होता है, जिसे मृदा क्षरण कहा जाता है या मृदा अपरदन कहते हैं इसको। इस प्रकार का जो मृदा क्षरण है उसको रोकने को ही मृदा संरक्षण बोलते हैं। एक्चुअली भारत जो हमारा जो देश है भारत, इसकी आबादी आप जानते हैं लगभग, यूँ मान लीजिए कि लगभग 150 करोड़ के आसपास है। एक 140 के आसपास हम पहुंच चुके हैं। तो जाहिर है इतनी बड़ी जनसंख्या के भरण पोषण के लिए, उसको खिलाने के लिए बहुत अधिक मात्रा में यानी कि अति कृषि की आवश्यक है, सघन कृषि की आवश्यकता है। ऐसे में भूमि का नाश होता है, जमीन पर दबाव अधिक पड़ता है और मृदा का क्षरण होता है। इसलिए इसलिए भी मृदा संरक्षण बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब हम देखते हैं मृदा संरक्षण कैसे कैसे किया जा सकता है, इसका क्या क्या उपाय है, कैसे हम मृदा को का संरक्षण कर सकते हैं। कृषि तो करना है हमें और इसी पर जीना है, खेती भी करनी है, इस पर जीना है। मृदा से रिलेटेड जो भी क्रियाकलाप है धरती पर करते हैं हम लोग, वो मृदा के ऊपर ही होता है। तो इसको जारी रखते हुए हम मृदा संरक्षण कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले है जो मृदा मृदा संरक्षण के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है वृक्षारोपण। अब मान लीजिए ये है ज़मीन, एक समतल ज़मीन, ये बिल्कुल खाली है, इस पर बारिश की बूंदें पड़ेंगी। क्या होगा, बारिश की बूंदें गिरेंगी, पानी के साथ मिट्टी का कटाव होगा, बह जाएगा। तेज हवा आएगी, ये भी बहा कर ले जाएगा। तो क्या होगा इसमें कि ये मिट्टी बह जाएगी और यहाँ की जो ये जो ऊपर की जो मिट्टी होती है, ऊपर से 2 से 3 इंच, मान के अधिकतम 6 इंच तक की जो मिट्टी है, वही उपज के लिए, कृषि के लिए या फिर मानवीय क्रियाकलापों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। इसलिए इसको यानी कि ये जो होता है कि 6 इंच तक, जो 6 इंच तक की जो मिट्टी है वो इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, जब क्योंकि वही है जिस पर हम लोग सारे मानवीय क्रियाकलाप करते हैं। इसके बाद जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे उसकी लवणता बढ़ती या उसकी जो अम्लीयता बढ़ती जाएगी और वो कृषि के लायक नहीं होता। तो इसका जो है संरक्षण बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके लिए है कि वृक्ष लगा सकते हैं। वृक्ष लगाएंगे तो क्या होगा कि जब ऊपर ऊपर से जो बारिश आएगी, पानी पड़ेगा और पानी के साथ बहाव जो होगा वो कटाव कम हो जाएगा। दूसरा, जो आंधी या फिर तेज हवाओं के द्वारा जो मृदा का क्षरण होता है वो भी नहीं होगा। इसके अलावा जब हम अति कृषि की वजह से या सघन कृषि की वजह से जो मिट्टी का क्षरण हो चुका है, मिट्टी अब अनुपजाऊ हो चुकी है, मिट्टी जो कि सॉयल का जो डिग्रेडेशन हो चुका है, डिग्रेड हो चुका है, इसका जो है कि एक तरह से कह सकते हैं कि इसका पुनरुत्थान किया जा सकता है, पुनर्जीवन किया कर सकते हैं हम इसका। कैसे? वृक्षारोपण से। जब पेड़ लगाएंगे इस जगह पर, तो पेड़ से क्या होगा कि यहाँ पर जब पेड़ लगाएंगे, मान लीजिए यहाँ पर एक पेड़ लगाए, ये एक पेड़ है, यहाँ पर पेड़ लगा दिया और यहाँ बारिश होगी, बारिश का पानी बहुत तेज़ी से यहाँ नहीं बहेगा, तो यहाँ पर एक धीरे धीरे समय कालांतर में मृदा का एक पतली सी मृदा स्तर का निर्माण होगा और उसके ऊपर यहाँ की जो पत्तियाँ गिरेंगी, पत्ती गिरकर यह सड़ेगा और यहीं पर रुकेगा। तो ये एक ह्यूमस की मात्रा बढ़ाएगा जो कि कार्बन और ऑक्सीजन की मात्रा को भी मिट्टी में स्थिर करेगा। इसके अलावा इस जगह पर को नमी को भी नियंत्रित करेगा, नमी और तापमान को, और धीरे धीरे इस तरह का जो यहाँ की जो मृदा है उसका एक तरह से पुनर्जीवन या फिर पुनर्स्थापना की जा सकेगी, जो कि एक अच्छी मृदा का। तो ये तो था वृक्षारोपण और वृक्षारोपण के फायदे इसके। और वृक्षारोपण से और भी फायदे हैं। वृक्ष जो है एक विंड ब्रेकर का भी काम करता है। जब गर्मियों में या फिर सर्दियों में तेज आंधी चलती है तो
धूल को ये ऑब्जर्व करेगी और यहाँ पर एक क्या होगा कि पेड़ जो है वहाँ पर एक विंड ब्रेकर का काम करेगा। पेड़ जो है इस पर हवा इसे टकराएगा और इसकी जो गति है उसको कम कर देगा और इस क्षेत्र में जो है वो वायु द्वारा अपक्षरण नहीं हो पाएगा। अब इसके बाद है दूसरी, वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध। वृक्ष लगाना है और वृक्ष लगाना है, इसके अलावा इसके साथ ही वृक्षों की कटाई पर भी प्रतिबंध लगाना है, क्योंकि हर साल होता यह है कि सरकार तो पेड़ लगवाती है और जो वन प्रेमी जो कि वन संरक्षक हैं, वनों के हितैषी है वो या फिर पर्यावरण संरक्षक हैं, वो लोग भी वन लगाते हैं, वन रोपण करते हैं। लेकिन क्या होता है कि अलग अलग लोगों द्वारा, माफियाओं के द्वारा या फिर जो जो ज़रूरतमंद लोग हैं वो कई बार वो अनियमित रूप से पेड़ों की कटाई करते हैं, जिसके कारण वो ज़मीन फिर से वो एक खाली हो जाता है। अब यहाँ पर मान लीजिए वृक्ष हैं, अब ये जो वृक्ष हैं इसकी यदि हम बार बार कटाई होती, अब इन सब को यदि काट दिया जाए तो क्या होगा कि यहाँ पर ये अचानक से खुला हो जाएगा और यहाँ पर एक्चुअली कृषि तो हो नहीं रही थी क्योंकि वन लगे हुए थे, और यहाँ का जो मृदा है उसका क्षरण शुरू हो जाएगा, यहाँ अपरदन शुरू हो जाएगा और ये फिर धीरे धीरे डिग्रेडेड हो जाएगा, अपक्षयित हो जाएगा। इसके बाद है एक समोच्च जुताई। अब देखिए मृदा का जो क्षरण होता है, जो भूमि का जो क्षरण होता है, मृदा संरक्षण की सबसे ज़्यादा जरूरत इस क्षेत्र में, ऐसी जो ढालुआ भूमि होती है उसमें। अब इस क्षेत्र में जो जुताई है वो कभी भी ऐसी जुताई नहीं होती है, ढाल के सीधे में जुताई गलत तरीका होता है। तो यहाँ पर जुताई कैसे होती है कि समोच्च जुताई, मतलब ये एक ऊंचाई पर इस प्रकार की जुताई को समोच्च जुताई बोलते हैं। और इससे क्या होता है कि जमीन का जो अपक्षयन है वो रुक जाता है या कम होता है। इसके बाद हम आगे देखते हैं बाढ़ नियंत्रण। क्योंकि देखिए बाढ़, जैसे कि हमने अभी पहले भी कहा कि वायु और जल, जो कि बाढ़ से सिर्फ मृदा का अपक्षयन भी नहीं, निर्माण भी होता है। जब मैदानी क्षेत्रों में जब नदी का पानी से, इस क्षेत्र नदी के, ये मान लीजिए मैदान है, इस पर दोनों तरफ जब पानी फैलता है तो क्या होता है इस क्षेत्र में इसके साथ जो गाद होता है, सिल्ट होता है, ये भी जमा हो जाता है और यहाँ पर एक हर बार एक नवीन मिट्टी का, नवीन मृदा का एक स्तर तैयार हो जाता है। लेकिन जब ये ढाल वाली स्थिति में जाएगा, जब नदी नीचे तेजी से बहेगी तो अपने साथ ये भारी मात्रा में गाद लेकर बढ़ेगी और क्या होगा कि यहाँ पर मृदा का क्षरण होता जाएगा। और अब यदि हम इस पर बाढ़ नियंत्रित कर दें, बाढ़ को रोक लें, तो उच्च ऊपरी क्षेत्रों में जो है मिट्टी का कटाव कम होगा। अब है कि बाढ़ को कैसे रोकें, तो बाढ़ रोकने के बहुत से तरीके हैं। बाढ़ रोकने के लिए एक्चुअली होता यह है कि अब ये एक पहाड़ है, ऐसे देख सकते हैं, तो क्या करते हैं कि छोटे छोटे बांध बना लेते हैं, जिसको चेक डैम होता है। पहाड़ से पानी आ रहा है तो यहीं पर इसको रोक दिया, ताकि पानी यहाँ पर रोका, फिर यहाँ पर रोका, यहाँ पर रोका, यानी कि मुख्य नदी में नीचे जो कि रिवर बेड तक पहुँचने से पहले इसको छोटे छोटे बांधों में पानी रोक लिया जाता है, जिससे कि पानी का बहाव कम हो जाता है, पानी का जो गति है पानी की वो कम हो जाती है और नीचे की ओर तेज़ी से नहीं बहता, जिससे कि यहाँ पर कटाव नहीं होता और इससे और ये जो भूमि को बचाया जा सकता, संरक्षित किया जा सकता है। अब है हमारा व्यर्थ या बेकार भूमियों का विकास। एक्चुअली व्यर्थ या बेकार भूमियाँ कुछ ऐसी ज़मीन है जो कि लंबे समय से पड़ती रही गई है, यानी कि उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है किसी कारण से, या इस्तेमाल के योग्य नहीं है। तो क्या करना है कि इसको आपको फिर से कृषि योग्य बनाना है। ये बेकार कैसे हुए, या तो यहाँ पर पहले जंगल था, जंगल कट गया, अब वहाँ पर कुछ भी नहीं है। दूसरा, या फिर वहाँ पर सिंचाई का साधन नहीं है, या कभी किसी समय में अति कृषि से प्रभावित, वो अति सघन कृषि से प्रभावित वो क्षेत्र है, जिसके कारण अब वो कृषि योग्य नहीं रह गया। तो ऐसी स्थिति में भी उसको पेड़ लगाकर या फिर उसकी जुताई करके और वहाँ पर हरी खाद या ब्लंचिंग के द्वारा, ब्लांचिंग होता है एक होता है कि सूखे पत्तों को बिछाकर या फिर अन्य जो कि दलहन या तिलहनी कृषि की फसलों की खेती करके उस ज़मीन को पुनः से वापस कृषि योग्य बनाया जा सकता है। या फिर वहाँ पर पशु चारण के द्वारा भी चारे की खेती करके भी उसको दोबारा पुनः पशु मतलब वो कृषि के उपयुक्त बनाया जा सकता है, या फिर अन्य उपयोगों के लिए लाया जा सकता है उसको समतल करके। दीर्घ परती भूमि का विकास, ये भी कुछ ऐसा ही है कि एक्चुअली वो जो था व्यर्थ भूमि जो था, जिसका कि कभी इस्तेमाल नहीं किया गया
और दीर्घ प्रतिभूमि है जो कि बहुत दिनों से इस पर खेती नहीं की जा रही है, इसका विकास करना है। विकास कैसे करेंगे? वहाँ पर सिंचाई का साधन कर लगा कर, वहाँ पर आसपास जो है वो बागवानी खेती को बढ़ावा देकर वहाँ पर क्या है कि सबसे पहले यहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था करनी होगी। सिंचाई की व्यवस्था होगी, उसके बाद आप हम्म, बागानी खेती कर सकते हैं। यहाँ पर बागानी खेती के द्वारा यहाँ पर इसको पुनर्बहाल कर सकते हैं। और यहाँ और कुछ वृक्षारोपण से, वृक्षारोपण के द्वारा भी इसको हम दोबारा इस प्रतिभूमि का विकास कर सकते हैं। उसके बाद लवणीय एवं क्षारीय मृदाओं का उद्धार करके। अब है कि देखिए एक बड़ी सब मात्रा, ये बहुत बड़ी मात्रा है, ये एक कह सकते हैं कि लगभग 5% हिस्सा है देश का जमीन का जो कि लवणीयता एवं क्षारीयता से प्रभावित है, जिसके कारण यहाँ पर खेती नहीं होती है। ये एक्चुअली हमारा लवणीयता जो है हमारे ये तटीय इलाकों में पाई जाती है, समुद्र तटीय इलाका, और क्षारीयता जो है वो मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका भी अलग अलग वैज्ञानिक पद्धति से इसका किया जा सकता है और इसको करके भी फिर से वो वापस लाया जा सकता है। अब कुछ होता है कि जैसे कि भिंडी की खेती करते हैं, तो भिंडी की खेती कर हम इस मिट्टी की जो लवणीयता है उसको कम कर सकते हैं। क्षारीयता की खेती करने के लिए भी वो चूना या फिर अन्य चीज़ों का प्रयोग करके हम इसका इस्तेमाल चूना डालकर या फिर कपास की खेती करके लवणीयता एवं क्षारीयता को बैलेंस कर सकते हैं। इसके बाद है, अब देखते हैं थोड़ा मृदा संरक्षण के कुछ अन्य उपाय भी जो कि देखिए एक्चुअली है ये कि सरकार के द्वारा शुरू से ही नियोजित प्रक्रिया के द्वारा, मतलब एक जो सरकार की जो नियोजन जो सरकार की जो प्लानिंग है, प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग के द्वारा मृदा अपरदन को रोकने का प्रयास करती रही है। सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली कुछ प्रक्रियाएं हैं जो कि लाभदायक सिद्ध हो सकती है। सबसे पहले छोटे छोटे बांधों का निर्माण, जैसे हमने अभी पहले भी बताया कि चेक डैम्स के जरिए चेक डैम बनाकर आप रोका जा सकता है। अब एक्चुअली देखिए अब इस तरह का है जनरली, जो इस तरह इसके सहारे जो पानी नीचे की ओर आ रहा है, तो इसको हम क्यों ना यहाँ पर पानी रोका जाए, फिर इसको थोड़ा सा यहाँ भी रोक दिया जाए, यहाँ भी रोका जाए। ऐसे इन जगहों पर यदि छोटे छोटे चेक डैम्स बना तो पानी का जो बहाव है बहुत तेज नहीं होगा, और जो पानी यहाँ से जो मिट्टी बह कर आएगी यहीं रुक जाएगी, यहाँ से जो बह कर आएगी यहाँ रुकेगी, यहाँ से बह के आने वाली यहाँ रुक जाएगी। इस तरह से इस क्षेत्र में पूरा इसको छोटे छोटे बांध, जिसको कि चेक डैम बोलते हैं, इसके द्वारा हम लोग मृदा क्षरण को रोक सकते हैं। और यहाँ पर इन क्षेत्रों में इस चेक डैम का पानी का इस्तेमाल कर सिंचाई के लिए भी इसका इस्तेमाल कर किया जा सकता है, और मछली पालन भी हो सकता है। इसके कई फायदे हैं। अब है जलमग्नता समस्या का निदान। दूसरा है कुछ क्षेत्रों में होता है कि जलमग्न क्षेत्र होते हैं, निचले क्षेत्र होते हैं जनरली, या फिर नहरों का तटीय क्षेत्र हो जाता है, नहर तटीय क्षेत्र। नहरों में लीकिंग जो होता है, नहरों में जो सीपेज होता है लीक करता है, नहरों में रिसाव से जल जमाव की समस्या देखी जाती है। तो नहरों का जो है वो एक उसका स्तरीकरण करके उसको कच्ची नहरों को पक्के नहरों में बदलकर इसको रोका जा सकता है। और जहाँ पर जो निचले क्षेत्र है, जो कि जैसे कि गंगा का निचला क्षेत्र देखेंगे, तो यहाँ पर इसको हम कर सकते हैं कि यहाँ पर जो बेहतर एक निकास प्रणाली का विकास करके इसका निदान किया जा सकता है। मुंबई जैसे महानगर भी इसकी जलमग्नता का शिकार रहे हैं। मुंबई हो गया, कोलकाता है, जलमग्नता का शिकार होता है। और यदि इंडिया के बाहर यदि आप देखेंगे तो पाकिस्तान में सिंधु नदी का जो मध्य और जो निचला मैदान है वो इसका शिकार होता है बहुत ज़्यादा। वहाँ पर दो प्रकार की नहरें बनाई जाती है, एक तो सिंचाई नहर, दूसरी है निकास नहर। निकास नहर से वो जो एक खारे पानी को बाहर किया जाता है। वाटर लॉगिंग की समस्या यदि समाप्त कर दिया जाए तो मृदा क्षरण को बहुत तेज़ी से रोका जा सकता है। बहुत बड़े पैमाने पर मृदा को क्षरित होने पर से या फिर डिग्रेड होने से बचाया जा सकता है। उसके बाद है पवन रोधकों का विकास और आश्रय पेटियाँ। एक्चुअली देखिए ये जो शुष्क क्षेत्रों में होता है, ये एक्चुअली राजस्थान या फिर हरियाणा पंजाब क्षेत्रों में, अब पश्चिम से यहाँ पर जो है पश्चिम या उत्तर से तेज हवाएं चलती हैं, तो क्या होता है कि लोग इन क्षेत्रों में ऊंचे ऊंचे वृक्ष लगा देते हैं। अब इस दोनों ओर यदि वृक्ष लगा दिए जाएं तो इस क्षेत्र में जो है कि वायु जो है काफ़ी तेज गति से नहीं आ पाएगी, जिसके कारण वायु द्वारा जो कि अपर्दन होता था वो रुक जाएगा।
इसी क्षेत्र को पवन, इसको बोलते हैं विंड ब्रेक्स या पवन रोधी। एक्चुअली ये पेड़ लगा दिया गया या फिर कहीं आर्टिफिशियल भी होता है, बड़े बड़े पोल लगा दिए जाते हैं और इसको नेट जाल से इसको कवर कर दिया जाता है। तो इस प्रकार का ये होता है जिसको, इसके द्वारा हम लोग रोक सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये था पवन रोधियों और आश्रय पेटियों का निर्माण। अब है वनस्पतिक और जैविक और वनस्पतिक खाद के उपयोग में वृद्धि करके। हम यदि हम लोग अब अभी देख सकते हैं परंपरागत कृषि जो आज की अपनाई जाती है, इसमें रासायनिक खाद का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। रासायनिक खाद के उपयोग से भी भूमि का जो उर्वरा शक्ति है उसका नाश होता है, जिसके कारण वो ज़मीन धीरे धीरे अनुपजाऊ हो जाती है, जिसको कि हम लोग डिग्रेडेड लैंड बोलते हैं या अपक्षयित भूमि। तो ऐसे में उसका अपक्षयन को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं कि हम लोग जैविक या वनस्पतिक खाद का उपयोग कर सकते हैं। वनस्पतिक खाद, जैविक खाद क्या होगा? जैविक खाद हमारा जो कि मलमूत्र होता है पशुओं का, और इसके अलावा जो कृषि अवशिष्ट होते हैं इनको सड़ाकर और या फिर इसको सड़ाकर केंचुआ खाद में परिवर्तित करके या फिर सीधे ही इसको हम लोग खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे कि आजकल देखते हैं कि अभी अब अक्टूबर ख़त्म होने को है, अक्टूबर नवंबर में हरियाणा और पंजाब में जो पराली जलाने वाली जो परंपरा है, ऐसी चीज़ों को अवॉइड करके इनका त्याग करके भी हम जो कि भूमि के निम्नीकरण को रोक सकते हैं। क्योंकि जब हम पराली जलाते हैं, ज़मीन में जब मिट्टी बहुत बड़े संख्या में जलाई जाती है तो प्रदूषण तो होता ही है। तो मिट्टी के भी बहुत से रसायन जल के ख़त्म हो जाते हैं, या फिर उनमें पाए जाने वाले बहुत से जीव जंतु जो कि फायदेमंद होते हैं मिट्टी के लिए, जैसे केंचुआ हो गया, चूहा है, ये सभी जल के मर जाते हैं और मिट्टी भी सख्त हो जाती है। ऐसे में वहाँ पर एक जो कि वो जो है उसको सड़ा दिया जाए, उसको जमा करके जो कृषि अवशिष्ट हैं, तो वो एक प्राकृतिक या वनस्पतिक खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। वनस्पतिक या जैविक खाद जिसको बोलते हैं, बायो खाद, जैविक खाद या वनस्पतिक खाद। इसके अलावा है कि मानव अवशेष और या शहरी कचरा है उसका सफल प्रबंधन। अब आप यदि दिल्ली गए होंगे तो दिल्ली में आपने आज़ादपुर के पास और तुगलकाबाद के पास दो बड़े बड़े कचरे का ढेर देखा होगा। मैंने जब पहली बार देखा तो मुझे लगा कि ये पहाड़ है, फिर पहले पता चला कि दिल्ली में तो, जहाँ तक हम जानते थे कि दिल्ली में तो कोई पहाड़ है ही नहीं दिल्ली में, तो फिर ये दो पहाड़ कहाँ से आ गए? तो जब वहाँ नज़दीक गए तो नज़दीक जाके पता चला कि ये पहाड़ जो है वो कचरे का पहाड़ है। ये सामान्य पहाड़ नहीं है, ये कचरे का पहाड़ है। और ये जो कचरे का पहाड़ है वो जहाँ जमा हो चुका है, तो अब क्या है कि जिस जगह पर एक मिनट, ये पेन काम नहीं कर रहा है, ये थोड़ा बीच बीच में गड़बड़ हो जा रहा है इसका। सॉरी, ठीक है, अब सही हो गया। तो एक्चुअली ये जो कचरे का ढेर है, एक बहुत बड़ा एरिया घेर रहा है कचरा, एक के बाद एक के ऊपर एक कचरा यूँ जमा करते गया, और ये बहुत बड़ा। अब ये जो जगह है उसने इसको एक्वायर किया है। ये जगह का तो कोई उपयोग आज नहीं रहा, और आसपास जो है प्रदूषण भी फैल रहा है इससे। तो इसका एक बेहतर प्रबंधन किया जा सकता है, इसको सड़ाकर बायो खाद में परिवर्तित कर इसको या तो कहीं सीलिंग के लिए या सड़क निर्माण में या फिर कृषि में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और मानव अवशेष है जो कि मलमूत्र होता है मानव का, सीधे नालियों में ना बहाकर उसका ट्रीटमेंट करके यदि बहाया जाए तो ये भी एक जैविक खाद के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा है वैज्ञानिक फसल चक्र का उपयोग। एक्चुअली देखते हैं हम लोग, पहले बड़े पैमाने पर जो कृषि होती है हमारे यहाँ वो काफ़ी पारंपरिक तरीके से होती है। एक बार मतलब एक ही फसल को बार बार लगा रहे हैं लोग, तो इससे क्या होता है कि ज़मीन की उर्वरा शक्ति का नाश होता है और ज़मीन फिर यहाँ भी वही ज़मीन का जो डिग्रेडेशन होता है, और फिर वो ऐसे में इसको बचाना ज़रूरी है, उस डिग्रेडेशन से ज़मीन को अपक्षयित होने से बचाना है। इसके लिए क्या करेंगे? वैज्ञानिक फसल चक्र का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि एक बार खाद्यान्न एक बार, और उसके बाद मान लीजिए एक बार खाद्यान्न की खेती की तो उसके बाद दाल या तेल वाला जो फसल है उसकी खेती करनी है। ये नाइट्रोजन की या नाइट्रेट्स की जो कमी होती है इसको पूरा कर देता है। इनको लेग्यूमिनस प्लांट बोलते हैं।
तो ज़मीन का जो ये एक्चुअली ये सॉरी बैटरी इसका ख़त्म हो चुका है, अभी इसको चेंज हो भी नहीं सकता, सॉरी। इसको माउस लगाते हैं, अब माउस से ही करना होगा। तो ये है कि ये जो दाल और तेल का जो फसल होता है, इसमें बहुत अधिक मात्रा में ये नाइट्रोजन या नाइट्रेट्स को भूमि में स्थिर करते हैं। इसको पुनः नाइट्रोजन चक्र को पूरा करने में ये काफ़ी सहायक होता है, जिससे कि ज़मीन की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। अब आगे है अवनालिकाओं की भराई या वेदिकाओं का निर्माण। अब देखिए, सबसे जैसे हम पहले ही बता चुके हैं कि जो ये मृदा का जो अपरदन होता है सबसे ज़्यादा ये ढाल वाले इलाकों में होता है। क्या होता है कि जब इन क्षेत्रों में कई इस तरह की होती है कि छोटी छोटी नालियाँ बन जाती हैं, और ये धीरे धीरे खड्ड और महाखड्ड का रूप ले लेती है। जब हमने आपको ये बीहड़ के बारे में बताया था, जब चंबल के बीहड़ों के बारे में, तो उसमें इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके थे। इस तरह की पतली पतली वेदिकाएं बनती है, धीरे धीरे बरसात पानी बहते बहते ये चौड़ी होती जाती है, और ये बहुत ज़्यादा मतलब इस क्षेत्र को मतलब विनाश के लिए इसका जो यहाँ का जो मृदा है, मृदाओं का के बहाव के लिए, अपर्दन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसको क्या करते हैं कि इसको भर दिया जाता है इसको, और दूसरे इन क्षेत्रों में वेदिकाओं का निर्माण, छोटे छोटे बांध बना दिया जाता है। वही चेक डैम्स के बारे में, जिसके बारे में हम लोग बात किए थे, कंटूर बाइंडिंग या चेक डैम्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब अंत एक है रेवाइन या समतलीकरण और ढालों पर वृक्षारोपण। फिर वही बात है, ये है ढाल, यहाँ पर जो पतले पतले जो धारियाँ बन रही है उसको समतल कर देते हैं, यानी कि इस तरह का जो एक उबड़ खाबड़ जो हो जा रहा है ज़मीन को, इसको समतलीकरण कर दिया जाए, और उसके अलावा इन ढालों पर वृक्षारोपण कर दिया जाए, जिससे कि यहाँ पर जो पानी या हवा के द्वारा जो मिट्टी बहाकर जो नीचे या आगे ले जाया जाता है वो कम हो जाए। अब अंत में सतत कृषि को प्रोत्साहन, अंत अभी नहीं है, इसके बाद एक और है, हाँ अभी अभी लंबा है तो माफ़ कीजिएगा, मैं बार बार अंत की ओर जा रहा हूँ, शायद थका हुआ सा बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए इस तरह की स्थिति थोड़ी बहुत हो जाती है, होनी नहीं चाहिए। उसके बाद है कि सतत कृषि को प्रोत्साहन। सतत कृषि यानी कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, यानी कि ऐसी कृषि जिसमें हम संसाधनों ऐसा संसाधनों का हम ऐसा उपयोग करें कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम संसाधनों को सुरक्षित रख सकें, यानी कि संसाधनों का एक ऑप्टिमम यूज़, विवेकपूर्ण उपयोग करें, अधिक से अधिक अति सिंचाई ना करें, अति अति सिंचित फसलों का कम से कम इस्तेमाल, कम से कम बुआई हो, सिंचाई बहुत ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा खाद का प्रयोग ना करें, बहुत ज़्यादा चराई भी ना करें, यानी कि एक संतुलित कृषि करना है, जिससे कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना, पर्यावरण या हाँ पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना कृषि को सतत कृषि कहते हैं। इसके द्वारा भी हम लोग मृदा क्षरण को रोक सकते हैं। आगे देखते हैं निम्नलिखित मृदाओं पर वृक्षारोपण। जो जमीन डिग्रेडेड हो चुके हैं या उत्खात भूमि है उस पर वृक्षारोपण कर सकते हैं। जो उस पर एक्चुअली शुरुआत में तो आप बहुत अच्छे फलदार वृक्षों की खेती या बागवानी कृषि नहीं कर पाएंगे, ऐसे में सबसे पहले वहाँ पर खजूर हो गया या फिर बबूल जैसे पेड़ों को लगाना होगा, उसके बाद वो वहाँ पर नमी की मात्रा को कुछ बढ़ेगा, उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पर फलदार वृक्षों की खेती की जाएगी। निम्नलिखित भूमि पर वृक्षारोपण द्वारा भी इसका किया जा सकता है। उसके बाद है मृदा, अंत में हम लोग है कि मृदा अपरदन के कुप्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक करना। अब है लोग जानते तो सब कुछ हैं कि भाई मृदा अपरदन हो रहा है, इसका नुकसान है, लेकिन उस नुकसान की भरपाई कैसे करें ये लोगों को बताना होगा। इसके लिए लोगों को तैयार करना होगा कि लोग उससे लड़ें, यानी कि जो कुप्रभाव है उसको बताना होगा, आने वाली पीढ़ियों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके लिए सेमिनार या फिर नुक्कड़ नाटक, सभाएं आयोजित करना, और अन्य भी समाचार पत्रों के माध्यम से या फिर टीवी चैनल, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को अधिक से अधिक जागरूक बनाया जा सके, जिससे कि लोग सामाजिक रूप से इसके प्रति जागरूक हों और लोग मोबिलाइज हों इसके लिए। तभी जाके, जब तक जनता को, आम आदमी को विश्वास में नहीं लेंगे तब तक ऐसे काम नहीं हो सकते। तो दोस्तों आज एक मृदा संरक्षण
पर आज एक छोटा सा था। आगे एक्चुअली इसमें एक और डालना था कि मृदा संरक्षण के लिए जो सरकार के जो उपाय हैं, जो सरकार जो स्कीम्स हैं, उस पर भी बात कर दी थी, हालांकि वो नहीं हो पाया। तो इसको एक अगला एपिसोड में इसको हम डालेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।